हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 26 फरवरी है 2024। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली स्टूडेंट, क्योंकि मेरी ये जो चैनल है वो सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए ही बनाया गया है और यूपीएससी की हर एक छोटी सी छोटी नोटिफिकेशन आप हेल्पफुल बातें, हेल्पफुल न्यूज़, हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर सब कुछ मेरी चैनल से आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली स्टूडेंट के लिए कहूँगी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आसपास की जो आवाज़ें आ रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको थोड़ी इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारी घर जो है वो थोड़ी प्राकृतिक जगह से रिलेटेड है। तो आसपास में जितना भी कोचिंग को बंद कर दो फिर भी आवाज़ आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो पहली टॉपिक है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि हम सब जानते हैं फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम में जियोग्राफी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके कुछ सब्जेक्ट मानो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्टोरी, इकोनॉमी, ये एक ऐसे सब्जेक्टों की मैंने नाम बताया कि इसमें से अगर आप सब्जेक्ट नहीं लोगे फिर भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए ये मैंने जो कुछ सब्जेक्ट बताया उनको पढ़ना होता है। तो आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को सबसे पहले एनालिसिस किया। आज हम जानेंगे ब्लैक होल की आसपास की दुनिया के बारे में। ब्लैक होल क्या है, उनकी आसपास की दुनिया कैसे है, उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारी आज की न्यूज़ में मौजूद है। जापान की जो विज्ञानी है उन्होंने सिद्धांत दिया है कि जो ग्रह है उन ग्रहों का निर्माण विशाल धूल और गैस की बदलों में हो सकता है। समझ सकते हो, जो ग्रह होती है वो धूल और गैस से बनी होती है। तो इसीलिए जापान की विज्ञानियों ने कहा है कि जो ग्रह है उनकी निर्माण धूल और गैस के बदलों में हो सकता है। भूगोलविदों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास देखा है। वो फ़ोटो आइस्टेक फ़ोटो, हमारी जो भूगोल विज्ञान है वो ब्लैक होल की इमेज देखी है। क्रिस्टोफर नोलन की 2014 में विज्ञान कथा महाफिल्म, उन्होंने कहा कि क्रिस्टोफर नोलन की 2014 में जो विज्ञान कथा महाकाव्य या फिल्म थी उस फिल्म में दिखाया गया कि 3 ग्रहों के अलावा पृथ्वी के अलावा चरम दुनिया है और वो मौजूद हो सकता है। कागज पर कम से कम तकनीकी रूप से इन ग्रहों का प्लैनेट कहा जाता है कि जैसे सभी ग्रहों का जो तारों की नहीं बल्कि ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं। उन ग्रहों की बात किया जा रही है जो ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। 2019 में जापान में मिट्टी भर विज्ञानों ने सिद्धांत दिया कि ग्रह विशाल धूल और गैस के बदलों में बन सकता है, जो खगोलविदों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास देखा है। हालांकि इन ग्रहों की पृथ्वी जैसी होने की उम्मीद नहीं है। हमारी जो ब्लैक होल ग्रहों के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं उसके बारे में फ्रेंड्स आप सब देख ही रहे होंगे कि वो धूल और गैस के बदलों में बना जा सकते हैं और वो पृथ्वी जैसी नहीं है।
ठीक है। ब्लैक होल और उनकी जो परिवेश है, मतलब इस ग्रहों की जो परिवेश है, उनको प्रभावों को देखकर हम जानते हैं कि वो गौर से और ध्यान से हमारी जो भूगोल विज्ञान है उन्होंने देखा कि वो जो ग्रह है वो धूल और गैस से विशाल डिस्क से घिरे हुए हैं, जिन्हें ब्लैक होल चारों ओर घुमा रहा है, अंदर खींच रहा है, घुमा रहा है और गर्म कर रहा है। विज्ञानों का मानना है, ये मानने का कारण है कि लगभग हर आकाशगंगा की केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, एक बीच जिसके चारों ओर आकाशगंगा में तारे खुद को अवस्थित करता है। मतलब फ्रेंड्स, ब्लैक होल क्या है आप सब समझ ही रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मैं देख रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको मेरी बातों से स्टोरी की तरह समझ लेनी है और अपनी लैंग्वेज में, एकदम अपनी लैंग्वेज में नोट बना लेनी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरी स्क्रीन से हेल्प ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं। लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में ये ब्लैक होल होता है, एक बीच जिसके चारों ओर आकाशगंगा में तारे खुद अवस्थित करता है। हम ये जानेंगे ये जो ग्रह है वो कब मतलब तैयार होती है, बनती है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रह तब बनते हैं जब जुवा तारे के ओर चारे, मतलब हमारी जो तारे हैं उनकी चारे ही ओर, मतलब हर पास, मतलब हमारी जो तारे हैं उसके आसपास जो धूल और गैस मतलब घूम रहे हैं, उनसे जब हमारे तारे टकराते हैं और एक साथ चिपक जाती है तब ये ग्रह बनती है। मतलब फ्रेंड्स, आप देख रही हो कि ब्लैक होल क्या है। हमारी जो तारों है वो जब घूमते हैं, हमारी जो सितारे हैं वो घूमते हैं और आसपास की जो गैस और धूलों का नाव से टकराती है और वो धूला और जो गैस है एक दूसरे से जब चिपक जाती है तब ये ब्लैक होल बनती है। इसी तरीका के प्रक्रिया को सुपरमैसिव ब्लैक होल की पास भी हो सकती है। ये सिर्फ तारों की घूमने से नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रही है कि हमारी जो ब्लैक होल ग्रह है वो जब घूमते हैं उसके आसपास भी ऐसे हो सकता है। ये जो डिस्क है उसके अंदर आकार लेते हैं और उसके ही अंदर प्लैनेट बन जाता है। इस प्लैनेट्स के पृथ्वी से लगभग 3000 गुना बड़े होने की उम्मीद है। मतलब ये जो ब्लैक होल के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 3000 गुना बड़ा होने की उम्मीद है और ये लगभग 1000 ट्रिलियन किमी की दूरी पर ब्लैक होल की परिक्रमा करनी होगी। इतनी दूर कि ब्लैक होल अपनी जन्म के समय प्लैनेट के अंदर ना कर सके। मतलब जो हमारी ब्लैक होल है उसके भी अंदर जो प्लैनेट बनता है वो इतनी दूरी पर बनता है कि एक दूसरे से मतलब चिपक नहीं जाती है फ्रेंड्स, एक्चुअली में यही समझ लीजिए। तो आई होप ये ब्लैक होल क्या है एकदम आसान भाषा में फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे। और फिर भी अपनी लैंग्वेज में एकदम छोटा सा नोट बनेगा। हमारी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ये तो कोई भी बात नहीं है, एकदम छोटा सा नोट बनानी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ये न्यूज़ बहुत ही मतलब छोटा था, आई होप, और एकदम छोटा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब नोट कर लीजिए और स्क्रीन से ज़रूर हेल्प लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। फ्रेंड्स, अगर मैं फिर भी बता रही हूँ, मेरी ये जो
चैनल है वो नए हैं, क्योंकि इससे पहले जो मेरी चैनल थी वो किसी दुविधा के कारण डिलीट करना पड़ा। तो मेरी इस चैनल को यूपीएससी हर एक स्टूडेंट को कहूँगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरी जो चैनल से आपको हर तरह की यूपीएससी की हर तरह की हेल्पफुल न्यूज़, हेल्पफुल मतलब पढ़ाई हर एक चीज़ मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, चलती है नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्टोरी, आप जो भी समझ सकते हो, मतलब इससे रिलेटेड है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, रिपब्लिक नामकरण के दौर में नामांकन की दौर में टर्म एक और जीत की अग्रसर है। आज की हमारी ये जो न्यूज़ है ट्रम्प को लेकर है। रिपब्लिक डे की नामांकन की दौर में टर्म एक और जीत की अग्रसर है। दक्षिण किरालों की जीत के साथ, मतलब हम जो ट्रम्प है वो दक्षिण किरालों में जीते हैं, और उसके जीत के साथ ट्रम्प ने 10 दिनों में सुपर मंगलवार के लिए पहले 4 प्रमुख नामांकन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। दक्षिण किरालों में जीते ही थे, उसके बाद भी ट्रम्प ने 10 दिनों में सुपर मंगलवार को पहले 4 प्रमुख नामांकन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। ये घटनाक्रम निक्की हेली के लिए बुरी खबर है। ये जो घटनाक्रम वो निक्की हेली के लिए बुरी खबर है, जो उस राज्य में हार गए। उन्होंने 2010 के दशक में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो जो हार गया है उनका नाम है निक्की हेली, जो 2010 के दशक में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। रिपब्लिक रथ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कोलंबिया में एक चुनावी नाइट 5 पार्टी में नाइट समर्थकों को इशारा किया। एजेंसी फ्रांस के बारे में जानते हैं। प्रिंस चार्ल्स डोनाल्ड ने ब्राइट ट्रम्प को हटाकर दक्षिण किरालों की रिपब्लिक प्राइमरी में शनिवार को बिजली की जीत हासिल की। मतलब ये जो न्यूज़ है वो हार जीत से हासिल की हुई न्यूज़ से ही भरी है। प्रतिद्वंदी की निक्की हेली ने अपनी गृह राज्य में और नामांकन के लिए अपना मार्च जारी रखा, और नवंबर में जो ब्रिटेन के साथ हाउस रिमेच किया। ट्रम्प ने पहले 4 प्रमुख नामांकन प्रतियोगिताओं में एक साल में जीत हासिल की। सुश्री हेली ने परिणाम की परवाह किए बिना लड़ने की कसम खाई थी। जो सुश्री हेली है वो परिणाम की परवाह नहीं करते हुए लड़ने की कसम खाई थी, लेकिन ट्रम्प ने प्राथमिक से आम चुनाव में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विजयी भाषण के दौरान एक बार भी उनका उल्लेख नहीं किया जिसमें उन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया। श्रुति हेली ने 77 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति की मानसिक फिटनेस पर बार बार सवाल उठाया है और चेतावनी दी है कि ट्रम्प के एक और राष्ट्रपति बनने से अराजकता आएगी, लेकिन उनके प्रयासों से पब्लिक के बीच उनकी स्थिति की कोई नुकसान नहीं हुआ। 10 दिनों में सुपर यूजडे 15 राज्य
15 राज्य मतदान बोनस में ब्लॉकबस्टर चुनावों में संबंधित आवाज़ बढ़ने की संभावना है। हम 5 नवंबर को यहाँ आने वाले हैं और हम जो ब्रिटेन को दिखाने जा रहे हैं, हम उन्हें आँखों में देखना हम जो ब्रिटेन को मतलब कह रही है दिखाने जा रही हूँ, वो हम अपनी आँखों से देखने जा रहे हैं। वो हमारी देश को नष्ट कर रहे हैं और हम कहने जा रहे हैं जो तुम्हें निकाल दिया गया है, जाओ बाहर। श्री टॉम ने राज्य के राजधानी कोलंबिया में कहा। रविवार सुबह लगभग 7 बजे तक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स ने श्री टॉम के केवल 60% वोट से दूर बताया। उन्हें कोई नागरिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। मतलब रविवार सुबह को 7 बजे प्रमुख राष्ट्रीय समाचार में ट्रम्प के केवल 60% मतलब ट्रम्प जो है उसके 60% दूर बताया, उनकी कोई नागरिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। लगभग सभी वोट गिने जा चुके हैं। वो सारे जो वोट है उनको गिने जा चुके हैं। दक्षिण कैरोलिना में विश्वविद्यालय में राजनीति के जो प्रोफेसर डेविड ड्रमोफल ने कहा कि श्रीमान की गति ट्रम्प की अनुमानित जीत ने उन्हें प्रभावी रूप से राष्ट्रपति पद के लिए संभावित रिपब्लिक उम्मीदवार के रूप में पुष्टि की। उन्होंने कहा ये कल पूर्व जो गवर्नर है वो होने के लिए यह राज्य में एक बुरा परिणाम है। बसियत की शीघ्रता से उन पर दौर से बाहर होने का अंतरिम दबाव पड़ने की संभावना है। सुश्री हेली ने 2010 के दशक में दक्षिण कैरोलिना की एक लोकप्रिय गवर्नर और रिपब्लिक प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाली एकमात्र महिला अपनी ही पिछवाड़ी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शित करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। वो कभी भी उस युद्ध के मैदान में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थी जिसने श्री टॉम की दक्षिण प्रांत के ब्रांड को प्राथमिकता दी थी। अमेरिका पहले लोकलुभावनवाद और 4 आपराधिक अभियोगों और वोटिंग पर व्यक्तिगत शिकायत। श्री टॉम ने पहले ही लोवा को 30 अंकों से और न्यू हैम्पशायर की 10 अंकों से जीत लिया था। उसकी नेवादा एक विवाद के कारण रियल एस्टेट टाइकून को पश्चिमी अमेरिका में पहली आधिकारिक प्रतियोगिता में निर्धारित चुना गया था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो पूरा न्यूज़ है वो रिपब्लिक और टर्म से जुड़ा हुआ था। तो ये सारा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी पैराग्राफ जो छोड़ने लायक नहीं है और ये रिपब्लिक मतलब पूरी तरह से पॉलिटिक्स और हिस्टोरी से रिलेटेड है। मेरी बातों से आपको समझ में आ गई होगी और अपनी नोट बनाने में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरी स्क्रीन में पूरा नोट दिया हुआ है, उससे हेल्प ले सकते हो। चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं फॉर यूपीएससी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो इसराइल और गाज़ा की जो युद्ध चल रही है उसके बारे में हर रोज़ न्यूज़ में आ रही है और एक नई न्यूज़ मिल रही है। तो आज की हमारी ये जो टॉपिक है वो इसराइल युद्ध और राफा के बीच में जो चल रही है उससे रिलेटेड है। मतलब ये न्यूज़ अभी लगभग 4 महीने से हमें सुनाई और दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि हर रोज़ एक नया नया न्यूज़ हमें उस युद्ध से दिखने को मिल रही है। युद्ध विमान समझौता केवल रफ़ा में इजरायली सेना हमले को टाल देगा। मतलब युद्ध विराम समझौता केवल रफ़ा में इजरायली सेना हमलों को ढाल देगा। हालांकि जो इजराइल की प्रधानमंत्री है उनका कहना है मध्यस्थ युद्ध विराम और दर्जनों बंधुओं की रिहाई। जो इजराइल की प्रधानमंत्री है वो ये लड़ाई पूरी तरह से शुरू की थी उनकी एक दर्जनों बंधुओं को रिहाई के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इजराइल जो है वो युद्ध विराम जो समझौते के बारे में हम आज सुनाई दे रही है उससे इजराइल की जो युद्ध चल रही है वो रोकता है कि नहीं। हालांकि इजराइल जो है उनका प्रधानमंत्री का ये जो युद्ध आरंभ करने की पूरी तरह से लक्षित ये थी कि उनकी दर्जनों बंधुओं की उनकी बंधुओं की रिहाई के लिए। तो वो इस युद्ध विराम समझौते से अपनी जो युद्ध रफ़ा में जो युद्ध एक बड़ा युद्ध अत्याचार चल रही है तो वो बंद होती है या नहीं, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि अगर इजराइल और हमास के बीच एक हफ्ता से युद्ध विराम का समझौता हो जाता है तो दक्षिण शहर में रफ़ा और इजरायली सेना हमले में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन दावा किया गया है कि गाज़ा में कुल जीत हफ्तों की है। एक हफ्ते की दूरी पर ही आक्रमण शुरू हो जाती है। इजराइल जो युद्ध और गाज़ा में जो अत्याचार चल रही है वो कितनी भी समझा लो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक रुका जाता है, उसके बाद फिर से हमला शुरू हो जाती है। श्री नेतन्याहू ने CBS से पुष्टि की है कि एक समझौते पर काम चल रहा है। इजरायली मीडिया ने बताया कि मध्यस्थ युद्ध विराम और गाज़ा में रखे गए दर्जनों की जो बंधुओं है इजराइल की जो बंधुओं है गाज़ा में उनको कैद करके रखा है। उन बंधुओं के साथ साथ इजराइल द्वारा उनकी जो दर्जन बंधुओं है इजराइल की जो गाज़ा में कैद किया हुआ है उनके अलावा भी इजराइल की जो फिलिस्तीनी है जो गाज़ा में है उनकी रिहाई के लिए भी ये समझौतों पर प्रगति कर रहे थे। ये जो युद्ध चल रही है सिर्फ उनकी दर्जनों बंधुओं की रिहाई के लिए नहीं, उनकी जो फिलिस्तीनी है जो कि गाज़ा में रखे गए हैं उनकी भी रिहाई उस सोच पर ही ये युद्ध इजराइल जो है चला रही है। कोई इजराइल जो मीडिया है वो आउट स्टेटस में अनाम अधिकारियों के हवाले देते हुए कहा कि युद्ध प्रतिमंडप ने इसे मौन रूप से मंजूरी दे दी है। रविवार को कतर ने विश्व संघ में बातचीत फिर शुरू हुई और उन्होंने साफ साफ कह दिए कि युद्ध विराम और रिहाई की उद्देश्य से काहिरा में आगे चर्चा होगी। जो इजराइल युद्ध चल रही है उन्होंने हर समझौते की बात भी रविवार को कह दिया कि उनकी जो बंधुओं है दर्जनों बंधुओं है उनकी रिहाई या उनकी जो फिलिस्तीनी है उनकी रिहाई देगी तभी चर्चा जो है वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो कोई बात भी समझना ही नहीं चाहती है। जितना बार भी समझा दिया जाता है एक हफ्ते तक हमला रुका हुआ रहता है, फिर से राफा पर हमला होती है। इतने युद्ध के बाद भी इजराइल इस युद्ध के बीच में भी गाज़ा मिस्र सीमा पर समुद्र के खिलाफ इतनी हमले के बाद भी गाज़ा जो है वो समूहों के खिलाफ अपनी हमला विस्तार करने की योजना विकसित कर रहा है, जहां घिरे क्षेत्र की आधे से अधिक 2.3 मिलियन की
आबादी की शहर मांगी है। मतलब इसराइल ने उस डिमांड के अलावा भी यहाँ घिरे हुए 2.3 मिलियन आबादी की शहर मांगी है। मानवीय समूहों ने आपदा को चेतावनी दी है कि रफा सहायता के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु है और अमेरिका अंत सहयोग ने कहा है कि इसराइल को नागरिकों का नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अमेरिका ने इसराइल को कहा है वो जो नागरिक को नुकसान पहुंचा रही है उससे उनको बचना चाहिए। और श्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो परिचालन योजनाओं की मंजूरी देने के लिए इस हफ्ता कैबिनेट बुलाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो इसराइल और राफा के बीच में जो युद्ध चल रही है, आज की हमारी ये न्यूज़ में इस टॉपिक का इतना ही थे। और इसराइल की बाकी जो न्यूज़ है वो भी हमारी न्यूज़पेपर की जो दूसरी पेज में है वो भी आपको जानने की मिलेगा। चलिए जानते हैं। जो इसराइल हमला है वो सिर्फ रफा पर ही नहीं, बहुत सारा मतलब जगह पर सुनाई या देखने को मिल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमला चल रही है वो रफा पर चल रही है। तो आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो सीरिया पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के दो सदस्य मारे गए। मतलब ये एकदम छोटी सी न्यूज़ है, बस इसराइल युद्ध से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा अपनी दोस्तों को बता दूं, जो कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकती है। सीरिया पर मतलब सिर्फ राफा के बारे में हम सुना था, आज सीरिया पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह की 2 सदस्य मारे गए। तो चलिए जानते हैं। सीरिया में लेबनानी सीमा के पास एक ट्रक पर इसराइली हमले में रविवार को भरे में 2 हिजबुल्लाह सदस्यों की मौत हो गई। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा, इसराइल ने सीरिया लेबनान की सीमा के पास एक नागरिक ट्रक पर मिसाइल से हमला किया। एक रिपोर्टर ने कहा कि जो इसराइल ने सीरिया की सीमा पर एक जो नागरिक ट्रक जा रही थी उस पर मिसाइल से हमला किया। ब्रिटेन स्थित संगठन ने कहा है कि हमले में कम से कम 2 हिजबुल्लाह सदस्यों की मौत हुई। ब्रोदसाला ने सीरिया पर स्रोतों ने नेटवर्क पर निर्धार किया। हिजबुल्लाह ने बाद में अलग-अलग बयानों में घोषणा की है कि उसके 2 लड़कों यरूशलेम की सड़क पर शहीद हो गए। इस आवाज़ का उपयोग वो इजरायली गोलीबारी में मारे गए। इस बकवास का उपयोग हिजबुल्लाह ने इजरायली गोलीबारी में मारे गए सदस्यों की संदर्शित करने के लिए कहता है या करता है। सीरियाई राज्य में मीडिया ने हमले की रिपोर्ट नहीं की। तो फ्रेंड्स, ये एकदम छोटी सी न्यूज़ थी जो कि इसराइल से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो अमेरिका, ब्रिटेन और हौथीस के बारे में है। एकदम छोटी सी न्यूज़। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन हौथीस के खिलाफ नए हमले के लिए शुरू किया। अमेरिका और ब्रिटिश सेना ने शनिवार को 18 हौथी के खिलाफ हमलों की एक ताज़ा लहर को अंजाम दिया। ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा लाल सागर की जहाज़ों पर कई हफ्तों तक लगातार किए गए हमलों के बाद यमन ने
हमलों में विशेष रूप से यमन पर 8 स्थानों पर 18 हथियार ठिकानों की निशाना बनाया गया। हथियार भंडारण सुविधाएं, हमलावर ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली, राडार और एक हेलीकॉप्टर। एक संयुक्त बयान में कहा कि इस पर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर किया, जिन्होंने हमले का नए दौर का अनिर्दिष्ट समर्थन दिया। ये इस महीने का दूसरा और क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि इस महीने का दूसरा और खेत की जहाज़ों पर विद्रोही का हमला शुरू होने के बाद ये चौथा है। एकदम ये छोटी सी न्यूज़ था युद्ध से रिलेटेड, जो कि पॉलिटिकल से। जेलेंस्की का कहना है कि रूस के युद्ध में 31,000 सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि 2 साल पहले रूस पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद 31,000 जापानी सैनिक मारे गए थे, जो 1 साल से अधिक समय के लिए पहला आधिकारिक दस्तावेज है। श्री जेलेंस्की ने कीव में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि वो शहीदों को संख्या में खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे रूसी सेना योग्यता को मदद मिलेगी। इस युद्ध में 31 जापानी सैनिक मारे गए, जो 300,000 नहीं, 150,000 नहीं। राष्ट्रपति व्लादिमीर झूठ बोल रहे थे। यूक्रेन में 2022 में अंत में अपनी सेना नुकसान की कोई शंका नहीं बताई है, जबकि राष्ट्रपति को सहयोगी मिखाइलो पोदोलियाक ने कहा था कि 24 फरवरी को आक्रमण के बाद 13,000 जापानी सैनिक मारे गए थे। ईरानदारी को लेकर ईडी ने फेमा केस जारी किया। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है एकदम छोटा है, लेकिन ईडी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि ईडी और आईएएस ऑफिसर में बहुत मेलजोल होती है, तो खास करके ईडी की हर एक न्यूज़ जाननी चाहिए। ग्रेटा ने रविवार को बताया कि रियल एस्टेट मार्केट प्लेस ईरानदारी ग्रुप की प्रमोटर निरंजन ईरानदारी और उनके बेटे दर्शक ईरानदारी से विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामलों में सोमवार को पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा कि ईरानदारी को मुंबई में पीएचडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी प्राथमिक प्रक्रिया प्रस्तुत करना चुन सकते हैं। श्री दर्शक कोई विश्वविद्यालय दुबई में रह रही है। विदेशी मुद्रा प्रवर्तन अधिनियम फ्रेमा को स्वामित्व के तहत पिछले सप्ताह ईरानदारी ग्रुप के लगभग 4 जनों की स्क्रीनिंग ली गई है। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो न्यूज़ है, मोदी जी ने एक परियोजना लॉन्च की है, और यूपीएससी के लिए सरकार में कब क्या सरकार लॉन्च हुआ है, क्या लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये जो न्यूज़ है
उनका खबर रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने 48.1 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। सुदर्शन सेतु पुल के बारे में हम सभी जानते हैं, तो हमारी न्यूज़ आज की उससे रिलेटेड है। भारत का सबसे लंबा केबल रुका हुआ पुल जो ओखा मुख भूमि और बेअट द्वारका को जोड़ेगा। गुजरात में द्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस पुल का उद्घाटन किया। अपने तीसरे लोकसभा चुनाव का सामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 248.1 करोड़ की परियोजनाओं का लॉन्च करने के लिए राजकोट को चुना। वो शहर जहां वो पहली बार विधायक चुने गए थे। मतलब जो मोदी जी है, लोकसभा चुनाव का सामना करते हुए प्रधानमंत्री ने, हमारी नरेंद्र मोदी ने देश भर में 248.1 करोड़ की योजनाओं को लॉन्च करने के लिए राजकोट देश को चुना। ये क्वेश्चन आ सकती है कि हमारी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो पहली बार किस देश में, किस राज्य में विधायक चुने गए थे, तो आंसर होगा राजकोट में चुने गए थे। तो इसीलिए उन्होंने योजना की मतलब लॉन्च होने के लिए राजकोट को चुना। इसमें 5 राज्यों में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, जिसमें 5 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन और गुजरात के द्वारका में भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन शामिल था। राजकोट के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए श्री मोदी ने उल्लेख किया कि 22 साल पहले उन्होंने राजकोट विधानसभा सीट से चुने जाने की बात उसी दिन विधायक के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने अपनी संबोधन में कहा, मैंने राजकोट की लोगों के भरोसा पर खरा। श्री मोदी ने कहा वो राजकोट की लोगों की भरोसे पर उतारने की पूरी कोशिश की है कि मैं देख सकता हूँ कि यह बदल गई है, लेकिन मोदी की प्रति स्नेह किसी भी उम्र पर परे नहीं है। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि राजपथ की जो पीढ़ियाँ है वो बदल गई है, लेकिन उनके प्रति जो स्नेह है वो प्यार है, वो राजकोट की लोगों में कोई कमी नहीं दिखाई दी। श्री मोदी ने गुजरात जातीय विकास और विरासत के अपने पिछले पैटर्न की अनुसार करते हैं। इससे पहले दिन में उन्होंने लगभग 1980 करोड़ की लगभग से बड़े सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था। द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो पुरानी द्वारका में जलमग्न अवशेषों का दर्शन करने के लिए सागर में पानी के नीचे भी गए, जिसका उन्होंने अपनी भाषण में उल्लेख किया था। उस गहराई में भारत की गौरवशाली अतीत के बारे में सोच रहा था। जब वो बाहर आया तो मेरे साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और साथ ही द्वारका की प्रेरणा भी थी। इससे विकास और विरासत में मेरे संकल्प में कोई ताकत और
ऊर्जा मिली, पूरी ताकत और ऊर्जा मिली। विकसित भारत के मेरे लक्ष्य के साथ दिव्य विश्वास जुड़ गया। उन्होंने बताया कि उद्दित में सभी प्रमुख सरकारी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर दिल्ली में होते थे। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख सरकारी कार्य बड़े पैमाने पर दिल्ली में होते थे, लेकिन वो उनकी सरकार की ओर से इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक सचोट प्रयास था। देश आज का कार्यक्रम इस प्रयास का एक प्रमाण है। इस अकाल कार्यक्रम के माध्यम से हम विकास कार्य, उद्यानों और कल्याण आशों की एक नई परंपरा जारी रखना। देश भर में कई शहरों में उन्होंने गुजरात राजकोट में एम्स का उद्घाटन किया और बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में 4 और एम्स राष्ट्र में समर्पित किए। आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक देश में केवल एक एम्स था और वो भी दिल्ली। आज़ादी के बाद के 7 देशों को में केवल 7 की मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये भी कभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा, लेकिन अब केवल 10 दिनों में 7 नए एम्स का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम देश का विकास उनसे भी तेज गति से कर रहे हैं। पिछले 7 दशकों में ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा, परियोजना में 23 राज्यों में 11,500 करोड़, 200 शास्त्र देखभाल, बुनियादी ढांचे के काम और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2,280 करोड़ की 21 परियोजनाएं शामिल की। हमारी ये जो न्यूज़ है उससे पूरी तरह से पता चलती है, मतलब एक तरह से हमारी मोदी जी की पूरी कम से कम 50% जो है बातें हमें सिर्फ इस न्यूज़ से ही मिल गए हैं। और हमारी जो मोदी जी है वो क्या नए परियोजनाएं लॉन्च की और कहाँ पर पहले विधायक हुए थे, उन क्या देश में क्या किया, मतलब 50% तक न्यूज़ हमें इस एक न्यूज़ से ही देखने को मिल गया है। और आप सब मतलब अपनी लैंग्वेज में जो सुने हो समझे हो अपनी लैंग्वेज में नोट बनानी है, और जो साल है, तारीख है, रुपये की जो संख्या है उससे शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बना लेनी है। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो न्यूज़ है वो हमारी इंडिया की जो गरीब से वो उससे रिलेटेड है। सारी देश में अगर देखी जाए तो सारी देश से हमारी इंडिया को सबसे ज़्यादा गरीब देशों में मतलब आम तरीके से देखी जाती है। लेकिन आज की हमारी न्यूज़ में कहा जा रही है कि नीति आयोग की CEO का दावा है कि गरीबी की स्तर 5% से नीचे है। मतलब हमारी हिंदुस्तान में उनका कहना है जो गरीबी है वो 5% से भी नीचे हो गया है, जो कि अगर उनका दावा है, लेकिन अगर ये सच में है तो बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो न्यूज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं और अपनी लैंग्वेज में समझनी है। अपनी न्यूज़ को जो है एकदम दिल से प्यार से समझनी है और नोट अपनी लैंग्वेज में बनानी है। और हमारी ये जो न्यूज़ है वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है।
सी सुब्रमण्यम ने कहा कि ये 2011 से 12 के बाद पहले आधिकारिक डेटा था और ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित था क्योंकि 2017 से 18 के सर्वेक्षण डेटा में विसंगतियाँ थीं जो नोटबंदी से ठीक पहले था। 2022 से 23 में विभिन्न वर्ग में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय औसत का हवाला देते हुए सी सुब्रमण्यम ने कहा कि 1373 ग्रामीण के निचले 5% के औसत अपन स्तर था, जबकि अगले 5% परिवारों के लिए वो 1782 था। गरीबी रेखाई और अनुमान इससे प्राप्त होते हैं। 2017 से 18 के सर्वेक्षण निष्कर्षों के अभाव में हमारे पास गरीबी के लिए 4-5 अलग अलग अनौपचारिक अनुमान हैं। यदि हम प्रतिदिन 32 पर जाएं, जो 2011 तक अंतिम स्वीकृति गरीबी रेखा थी 12 और तब से मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए उस स्तर को 2 गुना कर लगभग ₹60 प्रतिदिन कर दे तो आप देखेंगे कि गरीबी 10 से कम है, क्योंकि 1782 नीचे 5% से 10% लोग द्वारा औसत खर्च है। ग्रामीण भारत में अस्थिर वर्ग। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि भारत में गरीबी क्षेत्र रूप से कम अंकों में है और ये डेटा 5% से नीचे है। फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ बताया जा रही है, दिखाता है यदि आप परिवार द्वारा प्राप्त संतरण और सब्सिडियों का अनुमानिक मूल्य जोड़ते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के सब्सिडी वाला गौर से लेन द्वारा योजनाएं की तहत श्री सुब्रमण्यम ने खरीद किया। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल और मुफ्त शिक्षा जैसे लाभों की उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, एक तरह से गरीबी और आवास लगभग खत्म हो गया है। वाओ। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी अंक के अनुसार पिछले साल 11% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। बड़ी तस्वीर ये है कि मौजूदा कीमती में 2011 से 12 में स्तर से शहरी और ग्रामीण खपत में 2.5 गुना से अधिक की तेज वृद्धि हुई है। और बड़ी कहानी तो फ्रेंड्स देख ही रही हो श्री सुब्रमण्यम ने क्या कहा है, और उन्होंने एकदम प्रूफ के साथ हमें प्रूफ दिया है कि हमारे देश में गरीबी लगभग ख़त्म ही हो गई है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें से फ्रेंड्स ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो अपनी इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको पूरी नोट बनानी है तो स्क्रीन में दी हुई है, आप वही रख सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से निकाल के अलग अलग से नोट कर लीजिएगा। और अपनी जो कोई भी अगर नोट बहुत बड़ा बनाती है, हम यूपीएससी के लिए कभी कभी एक नोट बनाती है 4-5 पेज क्या, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो नोट बड़ा या छोटा ये महत्वपूर्ण नहीं देता है,
लैंग्वेज भाषा अपनी, मतलब आप अपनी दिल से जो समझते हैं वही नोट बनानी है। तब क्या होता है कि 10 पेज भी 1 मिनट में मतलब हो जाती है, एक बार देख लो बहुत ही। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर। फ्रेंड्स आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको न्यूज़पेपर में एकदम मतलब बड़ा सा आर्टिकल लिखे हुए दिखेगा। और ये हमारी ये जो न्यूज़ है वो हमारी प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं ये न्यूज़, मतलब एक बार दिल से सुन लीजिए बस। और शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, अपनी लैंग्वेज में एकदम पूरी तरह से सुन लीजिए दिल से स्टोरी की तरह। और शॉर्ट क्वेश्चन 10 या 12 ही होगा, आप सुन लीजिए, बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं। मोदी जी ने वंशवाद भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए प्रदर्शन की राजनीति लाई। हमारी ये जो न्यूज़ है उसकी क्वेश्चन है मोदी जी से रिलेटेड। मोदी जी ने वंशवाद भ्रष्टाचार के खब जो उनके थे वो खत्म, मतलब मोदी जी के जो वंशवाद या भ्रष्टाचार खाप थे उनकी ये खाप उन्होंने खत्म की और प्रदर्शन राजनीतिक लाए। तो चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करे। अंतिम शाह ने चुनावी की तैयारी का चुनाव आ रही है उसकी तैयार का जायजा लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की आग्रह किया। इंडिया ब्लॉक को 7 वंशवादी पार्टियों का गठबंधन बनाया। खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के सम्मेलन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को माला पहनाई गई। भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मध्य प्रदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले प्रचलित जातिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद, चार अल्सर को समाप्त कर दिया है। क्या क्या समाप्त किया है फ्रेंड्स, और एक बार सुन लीजिए। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद, अल्सर को समाप्त किया है। प्रदर्शन की राजनीति की शुरुआत की है। श्री शाह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य में थे और उन्होंने खजुराहो और भोपाल में कार्यक्रमों में भाग लिया। आने वाले समय में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तहत खड़े रहे। आम चुनाव। उन्होंने खजुराहो लोकसभा में पार्टी की बूथ कार्यकर्ताओं की संबोधित करते हुए कहा, चुनाव क्षेत्र बूथ कार्यकर्ताओं के सभी लाभार्थियों सरकारी योजना की युवाओं, महिलाओं और किसानों तक पहुंचना चाहिए। प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता को बूथ पर नरेंद्र मोदी की रूप में खड़ा होना चाहिए और जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। भाजपा। उन्होंने कहा, इससे पहले दिन में भाजपा नेता ने ग्वालियर, चंबल की तरह सभी 4 लोकसभा सीटों मुरैना, भिंड, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर में पार्टी की बूथ प्रदर्शन समितियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने राज्यों की राजधानी में बुद्धिजीवियों और प्रभावशाली लोगों की एक सभा संबोधित किया। श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को कहा।
कहाँ 2014 में आपने हमें 29 से 27 सीटों की 2019 में 28 हो गई। पिछले बार एक सीट बची थी, लेकिन 2024 में सभी 29 सीटें मोदी की झोली में डालें और हमें 400 सीटों पर ले जाएं। कांग्रेस से मुकाबला। भोपाल में श्री शाह ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को 7 वंशवादी राजनीतिक दलों का संगठन करार दिया। वो मानते हैं कि पीएम पद उनकी संपत्ति है। इन 7 पार्टियों का विश्लेषण करें। सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है। शरद पवार अपनी बेटी को महाराष्ट्र या मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और ममता बनर्जी अपने भतीजों को पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। सीएम उन्होंने कहा कि 1960 के दशक के बाद देश में ज़्यादातर चुनाव जातिवाद वंशवाद की राजनीति तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से प्रभावित हुई, क्योंकि इन 4 कारणों का इस्तेमाल लोगों का प्रभावित करने के लिए किया गया था। अब जानते हैं जनादेश। मोदी जी ने 10 साल में चारों उलझन खत्म करी, पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस स्थापित की। आज 2 राष्ट्र सच्चे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा। श्री शाह ने कहा कि 2024 में दुनिया की लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि दुनिया की लगभग 40% आबादी इस बार चुनाव से गुजर चुकी है या होगी। खजुराहो में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेतृत्व वाली यूपी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि 2004 से 2014 तक कोई चालें हुई। गूगल ने लोगों की एआई प्रोडक्टाइजेशन की ज़मीनी की क्षमता को रोका है। चैटबॉट की भारत में भी इस प्रक्रिया के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने समुदाय को लागू करने की आरोप लगाया गया है, जिसमें कुछ विशेषज्ञों ने फांसीवादी बताया। 22 फरवरी को गूगल ने घोषणा की थी कि वो ज़मीनी की लोगों की टैब बनाने की क्षमता को रोक देगी। ये घोषणा की गई थी कि जब बैटरी ऑल टूट की गलत ऐतिहासिक खबर को बनाई गई थी, जिसमें अमेरिका की संस्था पर पिता और नाजी युग जर्मनी की विविध झांकियां शामिल थीं। दोनों ही मामलों में उपकरण जैसी जीपीएस उत्पन्न कर रहे थे, जो जेनरेटिव ऑल में पाया जाने वाले लिंग और नस्लीय रूढ़िवादिता को नष्ट कर देता है। मतलब फ्रेंड्स, जो गूगल की इस छूट की वजह से बहुत ही गलत व्यवहार गलत काम किए जा रहे थे, जो कि आप सब सुन ही रहे होंगे। तो इसीलिए गूगल की ये जो रूल्स हैं उनको क्षमता को रोक दिए जा रही है,
चलिए पूरी न्यूज़ सुनते हैं। गूगल ने जर्मनी चैटबॉट की भारत की उस प्रक्रिया के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें कहा गया है कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी लक्ष्यों को लागू करने की आरोप लगाया गया है, जिसमें कुछ विशेषज्ञों ने फांसीवादी बताया। माइक्रोलिंक प्लेटफॉर्म यहाँ तक कि अमेरिका के संस्था पर पिता या पॉप जैसी ऐतिहासिक रूप महत्वपूर्ण हस्तियों की संकेत के परिणामस्वरूप रंगीन लोगों की छवियां सामने आई, जिससे बात या पूर्वाग्रहों के बारे में चिंताएं पैदा हुई। उपयोगकर्ताओं ने इन मामले में भी इस मुद्दे की दृढ़ता की और इशारा किया है जब एक सफ़ेद परिवार की छवियों के लिए पूछने वाले ब्रिटिश संकेत दर्ज किया गए थे, जिसमें परिणामस्वरूप चैटबॉट ने एक निश्चित जातीयता या नस्ल निर्दिष्ट करने वाली छवियों की उत्पन्न करने वाली असमाप्त कहकर जवाब दिया था। दूसरी ओर जब एक अंकेत परिवार की तस्वीरें मांगी गई तो उन्होंने आसानी से उन्हें प्रस्तुत कर दिया। गूगल ने लगभग 3 सप्ताह पहले जर्मनी चैटबॉट, जिसे पहले बार्ट के नाम से जाना जाता था, में छवि जनरेटिंग सुविधा जोड़ी थी। वर्तमान मॉडल इमेजेस 2 नामक गूगल अनुसंधान प्रयोग के शीर्ष पर बनाया गया है। जर्मनी को भारत में विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? जर्मनी को भारत का विरोध का सामना क्यों करना पड़ा, चलिए जानते हैं। गूगल इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट उत्पाद जर्मनी को एक उपयोगकर्ता के सवाल किया मोदी फारसीवादी है, तो जवाब में कहा कि उन पर उन नीतियों का लागू करने का आरोप है जिन्हें विशेषज्ञों ने फांसीवादी के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके जवाब में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, चैटबॉट अपनी प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चुनौतियों का प्रगति कानूनी और आपराधिक कोड का उल्लंघन कर रहा है। उनकी प्रतिक्रिया को AIL अनुसंधान के प्रति सरकार की उदासीन दृष्टिकोण और तकनीकी दिग्गजों और AA प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ती दरार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो आम जनता के साथ अपने मंडली का प्रशिक्षित करते हुए इच्छुक है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने गूगल पर निशाना साधा है। इस महीने की शुरुआत में श्री चंद्रशेखर ने जर्मनी की पूर्ववर्ती बार्ट की इसी तरह की युक्ति का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी का ये दावा है कि मंडली परीक्षणाधीन या स्वीकार्य बनाना नहीं था। तकनीकी समुदाय ने इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया दी है, चलिए जानते हैं। तकनीकी समुदाय ने इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया दी है। तकनीकी समुदाय आलोचना युक्त की गई है। बाई कंप्यूटर के संस्थापक पॉल ग्राहम ने उत्पन्न छवियों के गूगल की
नौकरशाली कॉर्पोरेट संस्कृति की प्रतिबिंबित करने वाला बताया गया है। मुवाडाला बिंगचर्च ने संचालन प्रमुख याना मोस्टारे ने सुझाव दिया है कि गूगल का मिशन विश्व स्वास्थ्य पर जानकारी तकसील करने वाली हटकर एक देश एलिजिबिलिटी आगे बढ़ाने पर केंद्रित हो गई है। गूगल डीमाइंड ने अलेक्सा ग्रैंडिक सहित पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों ने कर्मचारियों को ऑनलाइन अपमानित करने के संबंध में भय की संस्कृति के बारे में चिंता जताई है। आलोचनाओं पर गूगल की आधिकारिक प्रतिक्रिया कहा है कि गूगल संस्था समस्या के ठीक करने पर काम कर रहा है और छवि निर्माण सुविधा और अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया है। गूगल ने एक्स पर एक पोस्ट के हिस्से में कहा, जब हम ऐसे करते हैं तो हम लोगों की छवि निर्माण को रोक देते हैं और जल्द ही बेहतर संकलन फिर से जारी करेंगे। गूगल ने उत्पादों के वरिष्ठ निदेशक जॉक कब्जिक की जर्मनी के साथ समझौतों को स्वीकार किया और कहा, डीम अपनी त्रुटियों को ठीक करने के लिए काम कर रही है। टीम अपनी जो गलती है उनको ठीक करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने वैश्विक उपयोगकर्ता आधार को प्रतिबिंबित करने वाली एए सिस्टम को डिजाइन करने के लिए गूगल की प्रतिबद्धता एएल जो सिस्टम है उनको डिजाइन करने के लिए गूगल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है और इसमें शामिल जटिलता और बारीकियों को पहचानते हुए ऐतिहासिक संदर्भों को समायोजित करने के लिए और अधिक ट्यूनिंग की आवश्यकता को स्वीकार किया। श्री कब्जिक ने उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर चल रही संरेखण प्रक्रिया और पुनरावृत्ति उल्लेख किया। कंपनी का लक्ष्य ओपन एंडेड संकेतों की प्रति जर्मनी की प्रक्रिया को परिष्कृत करना और अधिक सटीक और निष्पक्ष एएल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भों की अपनी समझ को बढ़ाना है। क्या अंत जनरेटिव ऑल सामग्री तैयार करने की समय प्रक्रिया का सामना करने वाला जर्मनी पहला ऑल चैटबॉट नहीं है। हालांकि वो माइक्रोसॉफ्ट को अपना डिजाइनर टूल समायोजित करना पड़ा। टेलर स्विफ्ट और अंत मशहूर हस्तियों को रिफ्रेश अंकलित छवियां या उत्पन्न करने के लिए कुछ लोगों द्वारा ऑल टूल के उपयोग के कारण समायोजन आवश्यक हो गया था। यथार्थवादी वीडियो बनाने में सक्षम एप्पल एए की नवीनतम ऑल वीडियो जनरेटर टूल शिरा ने गलत सूचना फैलाने के लिए मेरे हिसाब से ये टूल होगा फ्रेंड्स, गलत लिखा हुआ है। टूल के दुरुपयोग के बारे में भी ये सवाल उठाया है। हालांकि ओपन ऑल सिंक्शन फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरी शायद कंप्यूटर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ मैनेज।
हस्तियों का छवियों का उल्लेख करने वाली अनुरोध को ब्लॉक करने के लिए टूल में एक फिल्टर लगाया है। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ से पता चला है जो हमारी गूगल की जो छूट है उसकी कई लोग गलत फ़ायदा उठाया है, जिससे खास करके अमेरिकाओं की जो लोगों है उनका संस्था मतलब बहुत सारा इंसानों को गलतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी इंसानों की सम्मान की बात आ गई थी। एक स्टेज पर एक इंसान ने अपनी फैमिली की फ़ोटो मांगी तो एक इंटेलिजेंट ने आसानी से गूगल से दे दिया। आजकल गूगल में हर एक पर्सनल चीज़ जो है वो लीक हो रही है, क्योंकि आप मोबाइल में फ़ोटो रख रही हो तो वो भी सिर्फ आपके पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह की पर्सनल डेटा लीक होने की वजह से बहुत सारी इंसान जो है नुकसान पे परेशानियों का सामना करना पड़ी है। इसलिए गूगल उनकी ये जो छूट है पूरी तरह से ये छूट रोक दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम को फिर से चालू किया जाएगा, लेकिन बहुत ही सुरक्षित तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो न्यूज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है। मेरी वीडियो यूपीएससी ऑल स्टूडेंट को कहूँगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं कल द हिंदू एनालिसिस के साथ। उससे पहले भी एनालिसिस की वीडियो कल मिलेगा, उससे पहले भी यूपीएससी की हर एक अपडेट के लिए मेरे चैनल हमेशा आपके साथ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप अपनी पढ़ाई ध्यान से कीजिए, अपनी आईएएस की ड्रीम को प्यार से रखिए और दिल से पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।